नमस्कार प्रिय छात्रों, आज मैं आपकी कक्षा 12वीं की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 9 वैश्वीकरण पर चर्चा करूंगा। इस व्याख्यान में आप सीखेंगे पहला, वैश्वीकरण की अवधारणा और इसके कारण। दूसरा, वैश्वीकरण के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिणाम। तीसरा, भारत पर वैश्वीकरण और वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव। और अंत में हम वैश्वीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वैश्वीकरण की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में अगर समझें तो वैश्वीकरण मुख्य रूप से विचार, वस्तुओं, पूंजी और संस्कृति के विभिन्न समय और क्षेत्रों में प्रवाह से संबंधित है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। इसकी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं। यह मान लेना सही नहीं होगा कि वैश्वीकरण के केवल विशुद्ध रूप से आर्थिक या सांस्कृतिक आयाम हैं। इसके और भी बहुत से आयाम हैं, जैसे मानसिक, राजनीतिक, सामाजिक इत्यादि। साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि वैश्वीकरण का प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों, समाजों एवं देशों में काफ़ी हद तक असमान रहा है। यह कुछ समाजों को दूसरों की तुलना में कम प्रभावित करता है, तो कुछ समाजों के कुछ हिस्सों को दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित करता है। वैश्वीकरण की अवधारणा या परिघटना को और विस्तार से समझने के लिए आइए कुछ रोजमर्रा के उदाहरणों की चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति जिनका नाम जनार्दन है, वह एक कॉल सेंटर में कार्यरत हैं। जरा सोचिए उनकी दिनचर्या क्या होगी। उन्हें हर दिन देर शाम घर से ऑफिस जाना पड़ता होगा। पूरी रात वह एक विदेशी नाम जनार्दन, जो कि जॉर्डन बन सकता है, के साथ काम करते होंगे और सुबह घर वापस आते होंगे। उन्हें विदेशी लहजों में विदेश में बैठे ग्राहकों की समस्याओं का निपटारा करना होता होगा। उन्हें पश्चिमी कैलेंडर का पालन करना होता होगा और भारतीय त्योहारों पर उन्हें छुट्टियां नहीं दी जाती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जनार्दन एक वैश्वीकृत दुनिया का जीवन जी रहा है। वह भारतीय समय और स्थान में पूरी तरह से सीमित नहीं है। दूसरे उदाहरण को अगर लें तो मान लीजिए आप कभी बच्चों के खिलौने खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। वहाँ आप पाएंगे कि वहाँ उपलब्ध सभी सामान किसी न किसी देशी या विदेशी कंपनियों द्वारा बनाया गया होगा, जिसे आप अपने देश में खरीदकर उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप वस्तुओं के वैश्वीकरण के ग्राहक बन चुके हैं। तीसरा उदाहरण अगर लें, जिसमें एक युवा लड़की कठिन परिश्रम करके नौकरी के लिए प्रयासरत रहती है और अंततः उसे नौकरी मिलती है, परंतु उसके रूढ़िवादी सोच के परिवारजन उसे नौकरी करने से मना करते हैं, क्योंकि उनके घर में कोई महिला आज तक कभी नौकरी पर नहीं गई। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि आज तक महिलाओं के लिए नौकरियाँ थी ही नहीं। आज अगर रूढ़िवादी परिवार से निकली महिला अगर नौकरी करने की सोच रही है, उसका सीधा तात्पर्य है वैश्वीकरण द्वारा नौकरी की उपलब्धता कराना। अतः इन तीनों उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वैश्वीकरण महत्वपूर्ण तरीके से लोगों के जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण भी देखें जा सकते हैं, जिसमें हमें वैश्वीकरण की संरचना को समझने में सहायता मिलती है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो अन्य संदर्भ क्या हैं जहां वैश्वीकरण की उपस्थिति देखी जा सकती है। जैसा कि आपने सुना होगा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनके फसलें खराब हो रही हैं। यहाँ आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी को देख सकते हैं, जो बीज की आपूर्ति और खेती के संसाधन उपलब्ध कराने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। दूसरी तरफ आपने यह भी देखा होगा कि कई खुदरा दुकानदारों को यह डर है कि अगर देश में कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां खुदरा श्रृंखला खोलती हैं तो वे अपनी आजीविका खो देंगे। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि वैश्वीकरण की ताकतें हमारे जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करती हैं। वे हमें यह भी बताते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। अंततः
वैश्वीकरण की ऐसी संकल्पनाएं हमें यह समझाने के लिए प्रेरित करती हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जो विभिन्न संदर्भों में वैश्विक ताकतों को प्रभावित करते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में अगर कहें तो वैश्वीकरण विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों के प्रवाह से संबंधित है और इन प्रवाहों के पैमाने और गति वैश्वीकरण की विशिष्टता को निर्धारित करते हैं। यह भी देखा गया है कि विभिन्न कारकों के बीच प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण की गति को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है। अतः दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अधिक आसानी से जाने के लिए विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों की क्षमता को तकनीकी विकास द्वारा बड़े पैमाने पर संभव बनाया गया है। हालांकि वैश्वीकरण केवल बेहतर संचार की उपलब्धता के कारण ही नहीं उभरता है, बल्कि वैश्वीकरण के उद्भव को निर्धारित करने वाला कारक दुनिया के एक हिस्से से दुनिया के दूसरे हिस्से के अंतर संबंध की मान्यता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार बर्ड फ्लू, सुनामी आदि केवल एक राष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहते, उसी तरह आर्थिक संकट न केवल एक देश को बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित करता है। अब इस अध्याय के दूसरे चरण में वैश्वीकरण के परिणाम पर चर्चा करते हैं। इसके परिणामों को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला परिणाम है राजनीतिक परिणाम। वैश्वीकरण पर समकालीन बहस संप्रभुता के सवाल से संबंधित है। इस बहस के तीन पहलू हैं। पहला यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की शक्ति में कमी आती है, इसलिए कल्याणकारी राज्य का अस्तित्व वैश्वीकरण के आगमन के कारण कम से कम होता जा रहा है। वैश्वीकरण ने राज्य की कल्याणकारी भूमिका से इसे दूर कर मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की तरफ धकेल दिया है। इस प्रकार कल्याणकारी राज्य की जगह बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को निर्धारित करने लगा है। दुनिया भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रविष्टि और बढ़ी हुई भूमिका राष्ट्रीय सरकारों को अपने दम पर निर्णय लेने की क्षमता में कमी की ओर ले जाती है। दूसरा पहलू यह है कि वैश्वीकरण हमेशा राज्य क्षमता को कम नहीं करता। राज्य अपने आवश्यक कार्यों जैसे कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा का निर्वहन जारी रखता है। और तीसरा पहलू यह है कि वास्तव में कुछ मामलों में राज्य की क्षमता को वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप बढ़ावा ही मिला है। राज्य उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का प्रयोग अपने नागरिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए करता है। अतः राज्य नई तकनीकी के परिणाम स्वरूप पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। द्वितीय परिणाम है आर्थिक परिणाम। जब हम आर्थिक वैश्वीकरण की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे IMF और WTO की चर्चा करते हैं कि यह किस प्रकार से वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये संस्थान केंद्रीय रूप से वैश्वीकरण को संचालित करते हैं, परंतु इसके साथ साथ बहुत से दूसरे कारक भी हैं जो वैश्वीकरण को प्रभावित करते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि आर्थिक वैश्वीकरण आखिर क्या दर्शाता है। यह वास्तव में विभिन्न देशों के बीच आर्थिक लाभ और हानि के वितरण से संबंधित है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे IMF और विश्व बैंक सहित अन्य कारक वास्तव में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। दरअसल आर्थिक वैश्वीकरण का तात्पर्य दुनिया भर में वस्तुओं के अधिक से अधिक व्यापार के प्रवाह से है, जिसके कारण विभिन्न देशों द्वारा अन्य देशों को आयात की अनुमति देने पर लगाए गए प्रतिबंधों को कम कर दिया गया है। इसी तरह पूरे देश में पूंजी की आवाजाही पर प्रतिबंध भी कम कर दिया गया है। परिचालन की दृष्टि से इसका मतलब यह है कि अमीर देशों के निवेशक विकासशील देशों सहित अन्य देशों में अपना पैसा लगा सकते हैं, जहां उन्हें बेहतर मुनाफा प्राप्त हो सके। दूसरी ओर वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय सीमाओं के पार विचारों, सेवाओं, रोजगार और लोगों की आवाजाही के प्रवाह को भी आसान किया है। हालांकि राष्ट्रीय नियम कुछ बाधाएं पैदा करते हैं, लेकिन
वैश्वीकरण पर देशों की निर्भरता ने समकालीन समय में इस तरह के प्रतिबंधों को कम कर दिया है। आर्थिक संदर्भ में हालांकि वैश्वीकरण ने सभी देशों के लिए समान नीतियां प्रस्तुत की हैं, परंतु ऐसी नीतियों के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों में असमान परिणाम भी देखे जा सकते हैं। इस संदर्भ में दो तरह के विचार हैं। पहला वो है जो सामाजिक न्याय के समर्थक हैं। इस वर्ग का कहना है कि वैश्वीकरण वास्तव में वंचित लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देने में राज्य की भूमिका को कम करता है, तो दूसरी तरफ वैश्वीकरण के समर्थक कहते हैं कि राज्य की भूमिका को कम करना अच्छा है, क्योंकि यह समान अवसर के विचार को प्रोत्साहित करता है। दूसरी तरफ वैश्वीकरण का विरोध करने वाले लोगों का तर्क यह है कि आर्थिक वैश्वीकरण गरीब देशों के लिए बुरा है, क्योंकि ऐसे देश मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के लाभ का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोकना चाहिए। अतः वे वैश्वीकरण को दुनिया के पुनः उपनिवेशीकरण के रूप में भी देखते हैं। हालांकि आर्थिक वैश्वीकरण के पैरोकारों का तर्क है कि यह वैश्वीकरण द्वारा लाए गए विकेंद्रीकरण ने जनसंख्या के बड़े हिस्से के अधिक आर्थिक विकास और कल्याण पैदा किया है और देशों के बीच अधिक से अधिक व्यापार से सभी देशों के अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाता है। उनका यह भी तर्क है कि आर्थिक वैश्वीकरण अपरिहार्य है और इतिहास के धारा के विरोध में जाना समझदारी नहीं होती। अब राजनीतिक और आर्थिक परिणामों को समझने के बाद सांस्कृतिक परिणाम को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि वैश्वीकरण के परिणाम केवल राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। वैश्वीकरण हमारे दिन प्रतिदिन की आदतों को प्रभावित करता है, जैसे हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं और किस तरह के जश्न मनाते हैं इत्यादि। इन संदर्भों में भी वैश्वीकरण का प्रभाव देखा जा रहा है, जिसे हम सांस्कृतिक वैश्वीकरण कह सकते हैं। वैश्वीकरण वास्तव में दुनिया की सभी संस्कृतियों के लिए खतरा बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैश्वीकरण से एक समान संस्कृति का उदय होता है, जिसे सांस्कृतिक समरूपता भी कहते हैं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि एक समान संस्कृति का उदय वैश्विक संस्कृति का उद्भव नहीं है। वैश्विक संस्कृति के नाम पर एक तरह से पश्चिमी संस्कृति को थोपने के कार्य की आलोचना हो रही है। उदाहरण के लिए बर्गर या नीली जींस की लोकप्रियता मुख्य रूप से अमेरिकी जीवन शैली की लोकप्रियता है। इस प्रकार राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावी समाज की संस्कृति एक कम शक्तिशाली समाज पर अपनी छाप छोड़ती है। कुछ शोधकों ने अमेरिकी वस्तुओं, भोजन की आदत, ड्रेसिंग की आदत आदि के प्रभाव को मैकडोनलाइजेशन भी कहा है। इस प्रकार संक्षेप में कहें तो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम ने पूरे विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण कर दिया है। दूसरी ओर वैश्वीकरण के सकारात्मक सांस्कृतिक परिणाम भी हैं। वास्तव में यह पसंद की बहुलता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए मसाला डोसा का विकल्प बर्गर नहीं हो सकता है, परंतु बर्गर की उपलब्धता हमारे पसंद की बहुलता को बढ़ाता है। अब आइए वैश्वीकरण के भारत में आगमन और इसके प्रसार को समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो वस्तुओं, लोगों और सेवाओं के प्रवाह को बढ़ाता है, ये घटनाएं भारत में प्राचीन काल से ही विद्यमान है। हालांकि इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक काल के दौरान एक नया जोश मिला। ब्रिटेन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के परिणाम स्वरूप भारत प्राथमिक वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का उपभोक्ता बना। स्वतंत्रता के बाद भारत ने आत्मनिर्भर आर्थिक प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, जिसे संरक्षणवाद भी कहते हैं। इस नीति ने बेशक आर्थिक प्रबंधन के कुछ क्षेत्रों में मदद की, लेकिन स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों में ध्यान नहीं दिया जा सका।
वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में पूर्ण रूप से भारत में लागू हो गई। भारत ने आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम को शुरू किया, जिसमें व्यापार और विदेशी निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों की डीरेगुलेशन करने पर जोर दिया गया। वैश्वीकरण की ऐसी प्रक्रिया का सरकार द्वारा स्वागत किया गया, लेकिन साथ ही साथ इसे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध भी सहना पड़ा। वैश्वीकरण का विरोध न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में भी बहुत हुआ। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि समकालीन वैश्वीकरण वैश्विक पूंजीवाद के एक विशेष चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो अमीर को अमीर और गरीब को और गरीब बनाता है, क्योंकि इसने विभिन्न संसाधनों और सेवाओं पर राज्य के नियंत्रण को कमजोर कर दिया है, जिससे गरीबों की सुरक्षा कम हो गई है। आलोचक राज्य की संप्रभुता, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विविधता, मूल्यों और परंपराओं के संरक्षण में वैश्वीकरण को विरोधी मानते हैं। कई आलोचक वैश्वीकरण को उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद के समकालीन विस्तार के रूप में भी देखते हैं। इसमें विकासशील और अविकसित देश उन्नत या विकसित देशों के शोषण का स्रोत बन रहे हैं। इस संबंध में WTO के समक्ष 1999 में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों द्वारा अनुचित व्यापारिक व्यवहार का विरोध किया गया। यह तर्क दिया गया कि विकासशील विश्व के हितों को विकसित वैश्विक आर्थिक प्रणाली में पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। विश्व सामाजिक मंच एक अन्य वैश्विक मंच है जो नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में मानव अधिकारों के कार्यकर्ताओं, पर्यावरणविदों, श्रमिकों, युवाओं और महिला कार्यकर्ताओं के बीच एक व्यापक गठबंधन लाता है। WSF की पहली बैठक 2001 में पोर्टो एलेग्रो, ब्राज़ील में आयोजित की गई थी। चौथी बैठक 2004 में मुंबई में आयोजित की गई थी और नवीनतम बैठक मार्च 2018 में ब्राज़ील में आयोजित की गई थी। इस प्रकार वैश्विक स्तर पर वैश्वीकरण का विरोध होता रहा है। उसी प्रकार भारत में भी वैसे विरोध के स्वर उभरते रहे हैं। भारत में वैश्वीकरण का विरोध विभिन्न संगठनों द्वारा किया गया है। राजनीतिक दलों के साथ साथ भारतीय सामाजिक मंच जैसे संगठनों के माध्यम से आर्थिक उदारीकरण के विरोध में वामपंथी दल ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। औद्योगिक कर्मचारियों की ट्रेड यूनियनों के साथ साथ किसान हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले गुट बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन करते रहे हैं। अमेरिकी और यूरोपीय फर्मों द्वारा नीम जैसे कुछ पौधों को पेटेंट करने पर भारत में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। दूसरी ओर वैश्वीकरण का प्रतिरोध सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के खिलाफ किया जाता रहा है, जिसमें मुख्य रूप से संघ विचारधारा के समूहों की भागीदारी रही है। आखिर में इस सत्र के निष्कर्ष की बात करें तो इस सत्र में हमने वैश्वीकरण की संकल्पना, उसके कारण, परिणामों और इसके समर्थन और विरोध की वस्तु स्थिति को समझा है। अतः आशा करता हूँ कि इस सत्र से आपको वैश्वीकरण और इसके नए आयामों को समझने में सहायता मिली होगी। धन्यवाद।